वाह क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश। बहुत सारी टिप्पणियां आप लोगों की आ रही हैं, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। तो अब आप अपने सवाल अगर आप पूछेंगे तो हम आपका उत्तर जो है दे पाएंगे, किसी भी आईपीओ को लेकर के कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो। लेकिन बहुत सारे आईपीओ मेन बोर्ड और एसएमई क्षेत्र में खुले हुए हैं और आज एक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन पहले चलते हैं शौर्य के पास और शौर्य से पूछते हैं कि आखिर में क्या कुछ डेटा कह रहा है और अभी के आंकड़े सब्सक्रिप्शन में क्या कुछ कह रहे हैं। आज से इसाफ का जो है आईपीओ खुला हुआ, मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कदमबेली पॉल थॉमस साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हरी जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 के इस मंच पर। आप लोगों के पास आएँ और आपसे बातचीत करें। उससे पहले जरा हम शौर्य से ये समझ लेते हैं कि क्या कुछ प्राइस बैंड है, क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं और कोई कंसर्न नज़र आ रहा है शौर्य? जी, अगर एक देखें पहले अगर आईपीओ डिटेल्स को देखें तो ईएससीएस स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 3 तारीख से खुला है और 7 नवंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 57 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ पर शेयर का और कंपनी 463 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से 390.7 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ है, आज पहले ही दिन 12:15 बजे तक ही ये 52% भर चुका था और इसे जीएमपी मिल रहा है 22 रुपीज़ पर शेयर का 60 रुपीज़ के प्राइस पर। कंपनी की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मेनली साउथ इंडिया में सिचुएटेड है, थोड़ा बहुत इसकी प्रेजेंस नॉर्थ में भी है। ये माइक्रो लोन, सेमी अर्बन कस्टमर्स को कैटर करता है, एसएमई को भी लोन देता है। ऑब्जेक्टिव है कंपनी का टियर 1 कैपिटल बेस को इंप्रूव करना। अब अगर रिस्क की बात करें तो पहला एक रिस्क ये है कि ये साउथ में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बल्कि कई नॉर्थ में इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं है जो बड़े एरियाज हैं। साथ साथ जो लोअर सेगमेंट को कैटर करता है वहाँ अगर कुछ दिक्कतें निकल कर आई, अनसिक्योर्ड लोन को लेकर थोड़ा खतरा है, तो ये कुछ कंसर्न्स है। बाकी ब्रोकर्स का व्यू जनरली पॉजिटिव नजर आ रहा है। ब्रोकर्स का व्यू जनरली पॉजिटिव है। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रही हैं सब्सक्राइब करें, एलकेपी सिक्योरिटीज़ कह रही हैं सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर में अरुण मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे यहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन पहले मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। जहाँ मैनेजमेंट को स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सर, पहले तो बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को इस आईपीओ के लिए, और ये आईपीओ आपका सफल हो और अब तक के जो आंकड़े देख रहे हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के, वो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। थॉमस साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, ये जो सेगमेंट है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितने भी हाल फिलहाल में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके जो भी रिजल्ट्स रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। खासतौर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से रूरल डिमांड में थोड़ी कमी आ रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, रूरल डिमांड में कमी देखने को मिल रही, चाहे वो ट्रैक्टर्स की बिक्री देख लें या फिर हम पीएमआई के आंकड़े देखें। क्या इसको लेकर के कंसर्न हो सकता है? क्या एनपीए बढ़ने का डर आपको सता रहा है? क्योंकि अगर रूरल डिमांड टूटती है तो सबसे पहले जो है वो आप लोग ही प्रभावित होंगे। So, we have rural, 70% of our branches are in rural and semi-urban areas. So, we in our customer segment, because we are dealing with the the low-income segment, so that segment we are not seeing that recession or any sort of demand issue. We are not seeing, because they are daily wage earners, low income micro entrepreneurs, so they are having their income business. They are very active, economically very active. My colleague Hari will give more details on that. हरी जी कंटिन्यू कीजिए सर, आप इस पर अगर कुछ और रोशनी डाल सकें। हाँ, तो ये बात ये भी है कि ये जो सेगमेंट हम डील कर रहे हैं वो सबसे रेसिलिएंट है मेरे ख्याल, इफ यू आस्क मी। जब इकोनॉमी का कोई अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये जो सर्विसेज इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना तो लोन्स छोटे छोटे लोन है, 99% स्त्री जन को देते हैं और स्मॉल टिकट लोन्स है। तो इनका जो सर्विस जो देते हैं वो मेरे ख्याल में एसेंशियल सर्विस में आना चाहिए, क्योंकि इसका तो अप एंड डाउन ऑफ इकोनॉमी ज्यादा क्या है इफेक्ट नहीं करता। ओनली व्हेन अ पैंडेमिक या कोविड जैसा एक 2-3 साल लंबे वाला क्या कहते हैं कैलामिटी होता है, तब इनको कुछ इफेक्ट करता है, नहीं तो वो जल्दी से जल्दी वो रिकवर करते हैं। चलिए हैरी से मेरा आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन है। सिंस आप सबसे लोअर एंड के सेगमेंट को कैटर करते हैं, तो आप उनके क्रेडिट वर्दीनेस को एश्योर कैसे करते हैं? क्योंकि इनका ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता, इनमें रिस्कीनेस भी ज़्यादा है, तो आप उन्हें कैसे असेस करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस को? हाँ जी, तो बात यह है कि 30 साल से हम ये धंधा कर रहे हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का है। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट डेफिनेशन में ही अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं।
तो आज हमें 36 लाख या 37 लाख लोन अकाउंट्स है माइक्रो सेगमेंट में, और उसमें से 14-15 लाख ये कस्टमर्स हमारे साथ 6 साल या ज्यादा से अपने कस्टमर्स हैं। तो इनके क्रेडिट का पूरा डिटेल पता है। 6 साल या उसके 7-8-9 इयर्स का क्रेडिट हिस्ट्री है, कंप्लीटली डिपेंडेबल है। तो जो फॉर्मल क्या कहते हैं क्रेडिट स्टडी हो, इट मे नॉट बी देयर, लेकिन हमें पता है कि क्या है ये लोग। सो ये सेगमेंट जो अनसिक्योर्ड का एक डिबेट चल रहा है आजकल, ये सेगमेंट बाय डेफिनेशन अनसिक्योर्ड है। और मेरे ख्याल में ये दूसरा जो डिबेट चल रहा है वो क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन्स के बारे में है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ज्यादातर प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। छोटे छोटे क्या है, डेयरी यूनिट होगा, छोटा सा 2 काउज, 2 गाय, या एक छोटा सा शॉप होगा वगैरह। जी पॉल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रेजेंस, जैसा कि अभी शौर्य बता रहे थे कि साउथ में ज़्यादा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? नॉर्थ में एक्सपेंशन के कोई प्लान हैं या नहीं है? अगर हैं तो कोई खास स्टेट्स जो आपने टारगेट किए हों जहां आने वाले समय में आपकी प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखाई देगी? Sir, from 2004 onwards, as a non-profit society, we have been operating in Maharashtra, Chhattisgarh, MP, Jharkhand. In 2007, we started our operations in Jharkhand, Bihar, and Bengal. So last 3 years, we started our expansion in Rajasthan, Uttar Pradesh, Orissa. So we have well diversified. We have presence in 23 states. So my colleague Hari, our executive vice president, will be able to explain that in Hindi. नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारे जो दर्शक हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं समझते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जी जी, आपको सवाल समझ में आ गया, हमारे दर्शकों को आपका जवाब समझ में आ गया, तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। शौर्य कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर बात करें, आप पूरे फाइनेंस सेक्टर में आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है। आपने मेंशन भी करा आप काफी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, तो क्या उसमें और इलेबोरेट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं आगे अपने आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए? ठीक है, वो मैं बता दूंगा। बात यह है कि कई अभी 10 साल हो गए अपना टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव यूज करने के शुरू किया था। तो आज मेरे ख्याल में 97-98% अपना जो सेविंग्स बैंक अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं वो सब एंड टू एंड डिजिटलाइज्ड है। इसके अलावा अपना जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं वो अगेन अनदर 80% हमने पेपर को बंद कर दिया है। वी यूज ई-साइन और टैबलेट यूज करके लोन पेपर वी आर अवॉइडिंग। एक साइड में इट इज एन एनवायरनमेंट कॉन्शियस मूव, दूसरे साइड में एफिशिएंसी भी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम जैसे अदर बैंक हैं, मोबाइल बैंकिंग देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग देते हैं, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग देते हैं। 2-3 महीने पहले हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने को शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, और ये जो अपना माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हैं, क्योंकि आज फिजिटल है, 50% डिजिटल है, 50% फिजिकल है, और प्रोग्रेसिवली हम और डिजिटलाइज करेंगे। जी सर, चलिए अब इसी का अगला क्वेश्चन आता है कंपटीशन को लेकर। फाइनेंस सेक्टर में बहुत कंपटीशन आ रहा है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस एंड के वो घुस रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स पैसा डाल रहे हैं इस सेक्टर में, तो उस पूरे कंपटीशन को आप कैसे देख रहे हैं? आप अपना पेयर एसएफबीज की बात कर रहे हो, तो अभी 12 एसएफबीज हैं, लेकिन हम 3-4 एरियाज में अपना बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ा पाया है। एक है गोल्ड लोन्स। मेरे ख्याल में अभी गोल्ड लोन्स में ईसा फाइनेंस बैंक अमंगस्ट आवर पीयर्स सबसे अच्छा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि अपना रिटेल लायबिलिटीज, रिटेल डिपॉजिट्स 91% रिटेल डिपॉजिट है, होलसेल नहीं है। तो अपना डिपेंडेंसी ऑन बिग टिकट डिपॉजिट्स आर नॉट देयर, ये भी अच्छा ये है। तीसरा, अभी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इफ यू सी इंडस्ट्री जनरली 20% या कुछ बैंक्स में एनआर डिपॉजिट्स होते हैं, अपना थोड़ा ज्यादा है,
और ये है कि 6 साल में, नहीं 2018 में हमें परमिशन मिला एनआर डिपॉजिट्स के लिए, अभी 5 साल में अच्छी तरह से वी हैव डेवलप दैट बिजनेस। और 6 महीने पहले आरबीआई ने हमें फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स के लिए कैटेगरी ए लाइसेंस भी दिया, तो अभी एफसीएनआर डिपॉजिट भी ले सकते हैं। तो ये तीसरा एक अच्छा ये कर लिया है हमने। फिर एग्रीकल्चरल फाइनेंस में हम 2-3 इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, अभी काफी बड़ा बुक है। सो 4-5 एरिया में आई थिंक हम अच्छे काम किया है। ये चले सर, अगर आप सेविंग्स की बात करें तो इंडिया में सेविंग्स लैग कर रही है लेंडिंग को, लेकिन आपने पिछले 2 साल में 20% ज़्यादा CAGR से सेविंग्स को ग्रो करा है अपने, तो फिर उसके भी तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप आगे भी ऐसी ग्रोथ देख रहे हैं सेविंग्स में? हाँ जी, जो ग्रोथ आपने देखा है, हम कॉन्फिडेंट है कि वैसे ग्रो कर सकते हैं। एक ये है। सेकंड, हमने ये जो सेगमेंट्स चूज किए हैं, मेरे ख्याल में अच्छे डिसीजंस लिया है। एक तो मैंने कहा कि नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, दूसरा ये जो रिटेल डिपॉजिट्स के शेयर 91%, तीसरा ये है कि सीनियर सिटीजन्स के सेगमेंट में भी हमने एक फोकस्ड स्ट्रेटजी यूज करके अभी तो अपना 28% या कुछ डिपॉजिट सीनियर सिटीजन है। ये बड़ा स्टेबल डिपॉजिट होता है, लॉयल कस्टमर्स होते हैं। तो ये 3-4 ये जो स्ट्रेटजी अच्छी तरह से वर्क किया है। ठीक है सर, हर बार इस कार्यक्रम में चलते चलते हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से एक टिप्पणी ली जाए, हालांकि वो टिप्पणी मुश्किल होती है उस पर जवाब देना। वैल्यूएशन को लेकर के तमाम लोग सवाल उठाते हैं। कई बार जितने भी IPOs आते हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई एक्सपर्ट हो, आपको कितना संतुष्ट हैं? जो आपको लगता है कि आपने निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ी हुई है कुछ जगह कि उनको भी मुनाफा मिले? थॉमस सर, I didn't get the question fully. वैल्यूएशन को लेकर के 1.5%, 1.5 times. Yeah, so we have kept the valuation because everyone's prosperity is one of our philosophy we are following. We are operating on a triple P approach: people, planet, prosperity. So we wanted to have prosperity to everyone. So that is why we priced the issue on a lower price, so all our shareholders be happy and be prosper. So that is our long-term vision and ambition. So that's why we price like that. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थॉमस साहब आपका, हरी जी आपका। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका IPO सफल हो और फिर जब लिस्टिंग होगी तो फिर एक बार आपसे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे और डिटेल में बातचीत करेंगे। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी देर जी और काफ़ी देर से हमारे साथ अरुण जी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, क्षमा चाहते हैं आपसे, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आपने मैनेजमेंट को सुना सर, आपके लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव यहाँ पर इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिखाई दे रहा है? विपुल जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो बिजनेस है ओवरऑल स्मॉल या माइक्रो फाइनेंस है, काफी अच्छा बिजनेस है। क्योंकि यूजुअली मैं भी यही मानता हूँ कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो कोई बड़े कॉर्पोरेट या बड़े कंपनी से ज्यादा आपको डिफॉल्ट देखने को मिलता है, खतरा भी ज्यादा बड़ा होता है। पर छोटे मजले जो लोन्स होते हैं, माइक्रो लोन्स या गोल्ड लोन्स में ज्यादा आपको डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा इवेंट हो जाए या कोई बड़ा ही स्लो डाउन इकोनॉमी में आ जाए। तो एक ओवरऑल नीच बिजनेस है और काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। साउथ इंडिया से आता है, तो साउथ इंडिया में यूजुअली ऐसे कंपनीज को भी हम ज्यादा कवर करते हैं। तो तमिलनाडु में या फिर आप कह सकते हैं केरला साइड इनका अच्छा बिजनेस है और नॉर्थ में भी थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है काफी अच्छा है और अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी बनना चाहिए। जहां तक रेटिंग या रिकमेंडेशन की बात है, मुझे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए कंपनी में। ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। एक ही चीज नेगेटिव है, अगर इकोनॉमी में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, देन दिक्कत वाली बात हो सकती है, वरना मुझे नहीं लग रहा कोई नेगेटिव इस कंपनी की। चलिए, तो सर क्या इसमें जैसा कि आप कह रहे हैं कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए निवेश किया जा सकता है, जो प्राइस बैंड रखा गया उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, लिस्टिंग गेन से मुझे लग रहा है अच्छे बनना चाहिए और साथ में लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म भी को रखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अच्छे रुझान देखने को मिलते हैं।
चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की राय है एक बार फिर से दिखा दीजिए कि वो किस तरीके से लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की राय सकारात्मक है। आनंद राठी सब्सक्राइब करने की सलाह है, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब करने की सलाह है, एलकेपी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की सलाह है, स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब करने की सलाह है। लिस्टिंग गेन यहाँ पर अच्छा देखने को जो है मिल सकता है, ये अरुण जी मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं ग्रे मार्केट में अभी से ही प्रीमियम जो है वो ठीक देखने को मिल रहा है, और जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जो कि अभी तक आज पहला ही दिन है। तो आने वाले दिनों में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी मुझे लगता है बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे हमारी नज़र रहेगी कि वहाँ पर कितना प्रीमियम बढ़ रहा है। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिस्टिंग गेन किस तरह का मिल सकता है। तो लगातार आप मनी9 के साथ बने रहिए, और जो हमारे दर्शक हैं एक बार फिर से उनको बता दें कि अब ये कार्यक्रम आप फेसबुक और यूट्यूब और मनी9 के ऐप के अलावा इंस्टाग्राम पे भी लाइव देख सकते हैं। तो जुड़िए इंस्टाग्राम पे हमारे साथ लाइव, और अपने प्रश्न जो भी आपके हों वो आप हमसे लगातार पूछते रहिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बीच एक टिप्पणी आई है मनोज सिंह की कि उज्जीवन जो है कह रहे हैं कि वो ईसाफ IPO से सस्ता मिल रहा है, इसकी वैल्यूएशन ठीक लग रही है। तो ठीक है सर, आपकी अपनी एनालिसिस है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो लोग इस IPO में पैसे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वाह क्या IPO है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है।